सोचिए, क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जिसे इतिहासकार भारत का नेपोलियन बुलाएं? लेकिन वही राजा युद्ध के मैदान से दूर वीणा के सुरों में भी उतना ही माहिर हो। सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त राजवंश के एक ऐसे ही महान सम्राट की, समुद्रगुप्त। हाँ, ये उपाधि उन्हें दी थी ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। और सच कहूं तो क्यों ना दें? अरे भाई, नेपोलियन की ही तरह समुद्रगुप्त एक ऐसे, आप कह सकते हैं, अजेय सेनापति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। और मजे की बात यह है कि एक भी नहीं हारे, एक भी नहीं। लेकिन सवाल तो यही है, क्या सच में एक ही इंसान के हाथों में तलवार और वीणा दोनों की कला एक साथ हो सकती है? यही वो पहेली है जो समुद्रगुप्त की कहानी को इतना इतना दिलचस्प बना देती है। तो चलिए उनके इस डबल पर्सनैलिटी की परतों को जरा खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके सिंहासन तक पहुंचने से। और ये कोई आसान सफर नहीं था। ये कोई फूलों का ताज नहीं था जो उन्हें प्लेट में सजाकर मिला हो। नहीं, इसे तो तलवार के दम पर हासिल किया गया था। देखिए, उस जमाने में रिवाज तो यही था कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है, सिंपल। लेकिन उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। भरी सभा में अपने कई बड़े बेटों को नजरअंदाज करके उन्होंने अपने सबसे काबिल बेटे समुद्रगुप्त को अपना वारिस चुन लिया। अब देखिए, यह फैसला था तो मेरिट का सम्मान, लेकिन इसने घर में ही जलन और बगावत के बीज बो दिए थे। और हुआ भी वही जिसका डर था। सिंहासन पर बैठते ही समुद्रगुप्त को किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही भाई काछा के खिलाफ 1 साल तक, सोचिए, पूरे 1 साल तक गृह युद्ध लड़ना पड़ा। और शायद इसी आग में तपकर वो एक ऐसे मजबूत फौलादी शासक बने जिसे चुनौती देने की हिम्मत फिर किसी में नहीं हुई। तो ठीक है, सिंहासन तो मिल गया। अब देखते हैं कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार से भारत का नक्शा ही बदल डाला। और ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है। नहीं, इसमें गहरी सूझबूझ, एक कमाल की स्ट्रैटेजी भी शामिल थे। उत्तर भारत के लिए, जिसे उस समय आर्यावर्त कहते थे, उनकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी। दिग्विजय। इसका मतलब क्या है? मतलब है टोटल कॉन्क्वेस्ट। हर दिशा में जीत, दुश्मन को पूरी तरह से हराओ और उसके राज्य को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लो। कोई समझौता नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा कंट्रोल। ये नाम देखिए जरा, रुद्रदेव, गणपति नाग, नागसेन। ये कोई छोटे मोटे सरदार नहीं थे। ये उस समय के बड़े बड़े शक्तिशाली राजा थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन समुद्रगुप्त ने एक एक करके इन सभी 9 राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंका और पूरे उत्तर भारत में अपनी सत्ता का झंडा गाड़ दिया। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दक्षिण भारत के लिए उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल, मेरा मतलब है, एकदम अलग थी। इसे कहा गया धर्म विजय। और सच मानिए, यही उनकी राजनीतिक समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। यहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजाओं को हराया, उन्हें झुकाया, लेकिन फिर बड़े उदारता दिखाकर उनका राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। कांची के विष्णुगुप्त से लेकर वेंगी के हस्ती वर्मन तक इन 12 के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सामंत, यानी एक तरह का सहयोगी बना लिया। इस कमाल की पॉलिसी से समुद्रगुप्त ने इन दूरदराज के राज्यों को अपना दोस्त बना लिया। अब ये सब उन्हें टैक्स भी भेजते थे और उनकी सत्ता को भी मानते थे। मतलब ये दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला थी, है ना? और बात सिर्फ उत्तर और दक्षिण तक ही नहीं रुकी। उनका दबदबा, उनकी ताकत और डिप्लोमेसी का असर ऐसा था कि जंगलों में रहने वाली जनजातियों से लेकर नेपाल और असम जैसे सरहदी राज्यों तक, और तो और शक और कुषाण जैसी बड़ी बड़ी विदेशी ताकतों ने भी उनके सामने सिर झुका दिया और उनकी बादशाहत को मान लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक महान विजेता की नहीं है। अब हम मिलेंगे उस विजेता के पीछे छिपे असली इंसान से, उस कलाकार से जो तलवार चलाने के साथ साथ वीणा भी बजाता था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। इसमें उनके 2 रूप बताए गए हैं। एक तरफ वो योद्धा हैं जिनका शरीर 100 लड़ाइयों के घावों से सुशोभित है, और दूसरी तरफ वो कविराज हैं, यानी कवियों के भी राजा, जो अपनी कविताओं से बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर देते थे। और ये सिर्फ कही सुनी बातें या कविताएं नहीं थीं। इसका पक्का सबूत मिलता है उनके सोने के सिक्कों पर। सोचिए, एक सिक्के पर वो तीर धनुष लिए खड़े हैं, दूसरे पर अपना पसंदीदा हथियार युद्ध को लाड़ी लिए हैं, एक और सिक्के पर वो एक खतरनाक बाघ का शिकार कर रहे हैं, और फिर एक और सिक्का है जिस पर वो एकदम शांत बैठकर वीणा बजा रहे हैं।
मतलब इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राजा होगा जिसने अपनी वॉरियर और आर्टिस्ट वाली दोनों साइड्स को इस तरह सिक्कों पर छपवाया हो। तो एक योद्धा और एक कलाकार, समुद्रगुप्त की इस डबल पहचान का आखिर मतलब क्या है? उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए इस पर बात करते हैं। 51 साल, पूरे 51 सालों तक समुद्रगुप्त ने एक विशाल और अखंड साम्राज्य पर बिना किसी रुकावट के राज किया, और उनकी दी हुई यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यही मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर भारत के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो बात समझ आई, उनकी लड़ाइयां सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं थीं, उनका असली मकसद था एक ऐसा शांत और खुशहाल माहौल बनाना जहां आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब का विकास हो सके। जो हम आर्यभट्ट के आविष्कारों या कालिदास की महान रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वो सब इसी शांतिपूर्ण दौर की देन है जिसे समुद्रगुप्त ने मुमकिन बनाया था। तो आखिर में समुद्रगुप्त की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक महान शासक का असली पैमाना क्या है? वो साम्राज्य जो वो जीतते हैं, या फिर वो कल्चर, वो संस्कृति जिसे वो पनपने का मौका देते हैं? आखिर क्या ज्यादा जरूरी है, तलवार या वीणा? इस पर सोचिएगा जरूर।